बड़ी खबर से करेंगे। जालौर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। परीक्षा से पहले करीब 75 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया था। 20 दिसंबर की रात को 40 अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया। 20 दिसंबर को वातड़ा होटल दरोली के सामने ये पेपर पढ़ाया गया। 21 दिसंबर की रात को 30 से 35 अभ्यर्थियों को पेपर बांटे गए। 21 दिसंबर को एक ढाबे के सामने बस में पेपर पढ़ाया गया। 20 से 24 दिसंबर तक धड़ल्ले से पेपर लीक का खेल हुआ। नकल गैंग से जुड़े सुरेश, पीराराम और नरेश की देखरेख में ये खेल चला। 20 दिसंबर की रात को 40 अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया। पुलिस लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और एक एक कर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बता दें, एक और खुलासा हुआ है। परीक्षा से पहले करीब 75 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया था। 20 दिसंबर की वो रात थी जब 40 अभ्यर्थियों को पेपर बांट दिए गए। 20 दिसंबर को वातड़ा होटल दरोली के सामने भी पेपर पढ़ाया गया और 21 दिसंबर की रात को भी 30 से 35 अभ्यर्थियों को पेपर बांटे गए। ज्यादा जानकारी के साथ जालौर से सहयोगी श्याम सुंदर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। श्याम, एक और चौंकाने वाला खुलासा, 20 दिसंबर को रात पेपर बांट दिए गए थे, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। देखिए प्रियंका, आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे। इसके अंदर जिस तरीके से जो तमाम अभ्यर्थियों के साथ में 3 वो मुख्य रूप से जिन लोगों का नाम सामने आया था, सुरेश, पीराराम व नरेश, इन तीनों लोगों से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बड़ा खुलासा सामने आया, जिसके अंदर 20 से 24 दिसंबर तक लगातार ये जो आरोपी थे वो उदयपुर का मूवमेंट कर रहे थे। वहां पर अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग दिनों तक पेपर पढ़ाया गया। हालांकि इन चीजों को लेकर पुष्टि नहीं हुई है कि 20 दिसंबर को भी जो एग्जाम था उसका पेपर था, 21 का था। इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से पुलिस ने जो न्यायालय में जो जिस तरीके से अपनी जांच सौंपी है, उसके अंदर सामने आया है कि जिस तरीके से जो पूरी घटनाक्रम थी उसके अंदर जो 75 अभ्यर्थी थे उनको पेपर पढ़ाया गया था 21 दिसंबर तक। उसके अंदर जिस तरीके से जो पीराराम, नरेश व सुरेश की जानकारी में सामने आया कि जो ये वातड़ा होटल है वहां पर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया था 40 को, और उसके बाद 30 से 35 अभ्यर्थियों को गोगुंदा टोल प्लाजा के पास में इन लोगों को पेपर पढ़ाया गया। यानी कि 20 तारीख से 24 तारीख तक लगातार इस तरीके की आपराधिक कृत्य को अंजाम है ये लगातार देते आ रहे थे। इस तरीके की जो जानकारी सामने, हालांकि पुलिस ने अभी तक इन तमाम चीजों को लेकर जो है कोर्ट न्यायालय में ये जो पीसी रिमांड है उनकी अवधि बढ़ाने को लेकर भी की गई है, क्योंकि ये जो तीनों लोग है ये 5 जनवरी तक है ये पीसी रिमांड पर, उनसे पूछताछ भी जिक्र करे। और दूसरी प्रियंका, ये बात सामने आई कि जिस तरीके से ये जो आरोपी थे उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके अंदर क्या कुछ सामने निकल के आया ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मोटा मोटी तौर पर जिस तरीके से जो ये पूछताछ है उसके अंदर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि लगातार 20 से 24 दिसंबर तक इस तरीके के आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से ये बस भर करके वहां पहुंची थी और उसके अंदर जो लोग थे उनसे पूछताछ के अंदर एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही है। इसके अंदर 75 अभ्यर्थियों को जो अलग अलग 21 और 22 दिसंबर को ये पेपर पढ़ाने की बात सामने आई है। हालांकि अब पूरे घटनाक्रम को लेकर जो उदयपुर के पुलिस अधीक्षक है विकास शर्मा पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इस पूरी घटना के अंदर कौन लोग वो बड़े सरगना भी शामिल थे। इन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल जारी है। जी प्रियंका। बिल्कुल। और श्याम, क्योंकि 20 दिसंबर से ही पेपर देने शुरू कर दिए गए थे तो एक अहम जानकारी ये भी मिल सकती है, एक अहम खुलासा ये भी हो सकता है श्याम कि जो और विषय थे उनके भी पेपर लीक हुए होंगे। इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दे दिए थे उनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आवाज मिल पा रही है श्याम आपको मेरी? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी और इस वक्त का बड़ा अपडेट, एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 20 दिसंबर की रात को 40 अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था
और परीक्षा से पहले करीब 75 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया था। एक बड़ा रैकेट यहां पर नकल गिरोह, लगातार इसे लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लगातार इसे लेकर जांच भी की जा रही है। 5 तारीख तक अभी रिमांड पे ये सभी हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेपर लीक के बाद एक्शन में VMOU प्रशासन। वाइस चांसलर ने जांच कमेटी का गठन किया है। हिंदी साहित्य का पेपर वायरल होने की जांच की जाएगी। परीक्षा सेंटर्स पर जाकर टीम अब पूरे मामले पर पड़ताल करेगी। तो एक और पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। वाइस चांसलर ने जांच कमेटी का गठन किया है। पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदी साहित्य का पेपर वायरल हो गया। परीक्षा से पहले ही ये पेपर आउट हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद अब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। इसके लिए वाइस चांसलर ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया है। तो एक और पेपर लीक और इस मामले को लेकर परीक्षा सेंटर्स पर जाकर टीम अब पूरे मामले को लेकर पड़ताल करेगी। बता दें, कल पेपर होना था और इससे पहले ही ये पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर अब एक जांच कमेटी गठित की गई है। ये जांच टीम अब पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि आखिर ये पेपर परीक्षा से पहले आउट कैसे हो गया, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। मेरे रीजनल डायरेक्टर ने मुझे जानकारी दी कि जोधपुर संभाग में इस प्रकार की चर्चा और पेपर इंस्टाग्राम पे कहीं आया है। अब वो कितनी बजे आया, सबसे पहले ये पता लगाया जा रहा है किस सेंटर पर कोई क्या कमी रही, ये हमारे लिए अनुसंधान का विषय है। और हमारी टीम ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही कोटा से भी रवाना कर दी गई है और जोधपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर के हम इस बात का पूरा गंभीरता से पता लगाएंगे, क्योंकि परीक्षाएं तो रोज होती है और ऐसी कोई कमी हमारे पार्ट पर रही है, सेंटर के पार्ट पर रही है, कहाँ रही है, इसकी जानकारी करने के बाद ही हम किसी प्रकार का निर्णय ले पाएंगे। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में पेपर आउट हुआ है। बता दें कि परीक्षा से पहले ही जो पेपर था वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गया। अब इसे लेकर प्रशासन गंभीर है, जांच कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि आखिर चूक कहां हो जाती है, कमी कहां रह जाती है, पेपर आउट आखिर कैसे हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक और पेपर आउट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओम प्रकाश यही है कि आखिर ये चूक हो कहां जाती है, जांच कहां तक पहुंच पाई अब तक। देखिए, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर लीक होने की सूचना के बाद कल से ही हालांकि हड़कंप मचा हुआ, खलबली की बात वीसी ने जो जांच दल गठित की गई थी, वो जांच दल आज ये कहा जा सकता कि आज जोधपुर के उस सेंटर पर पहुंचेगा जहां पेपर आउट होने की सूचना मची थी। हालांकि सूचना आई थी, हालांकि वीसी का कहना है कि कल ही सूचना के बाद वहां जो है कैमरे लगवा दिए गए थे, पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था और सूचना में कितनी सच्चाई, इस तमाम तथ्यों पर, तमाम पहलुओं पर जांच की जारी। लेकिन पेपर तो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि हिंदी साहित्य बी सेकेंड ईयर का जो पेपर था वो जब 3:30 बजे से 5 बजे के आसपास होना था, तो 3:30 बजे के पहले ही जब पेपर आउट हो गया तो उसमें अब फिर उसके बाद भी वीसी ने हालांकि पुष्टि नहीं की और सोशल मीडिया के जो पश्चिम राजस्थान के इलाकों में ये धड़ल्ले से जो वायरल हुआ, उसके बाद में हाड़ौती अंचल में ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंचा, उसके बाद खलबली मची। हालांकि इन तमाम तथ्यों, तमाम पहलुओं पर जांच करने की बात की जा रही है, लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि आज वो जांच दल जोधपुर के उन सेंटर पर पहुंचेगा और जांच करेंगे। पूरे जांच दल जो तमाम उन लोगों से पूछताछ करेंगे, लेकिन और उसके बाद ही जो मीडिया से मुखातिब होंगे तब इस मामले में पूरी तरह से जानकारी देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता कि करीब 5 से 7 हजार जो स्टूडेंट इस पेपर को कल दे रहे थे, उनके भविष्य के साथ एक संशय बना हुआ है, खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य खराब होने की जो आशंका बनी हुई है और जो
एक इस तरह का जो भ्रम बना हुआ है वो कहीं न कहीं उस एक बच्चों में, इस तरह के स्टूडेंट में न केवल जो है आर्थिक रूप से उनको कमजोर करने की जो बात आती है, बल्कि उनको तनाव में भी रहने की बात कही जा सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वीसी पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, अब तमाम सख्तियां बरती जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि कैमरास भी लगाए जाएंगे वहां पर, लेकिन सवाल तो यही है ओम प्रकाश कि अब क्यों, जब अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो चुका है, उसके बाद ये तमाम सख्तियों का क्या ही फायदा है? इससे पहले करना चाहिए था ये सब कुछ। अब क्या कहना है वीसी का पूरे मामले को लेकर, क्योंकि चूक तो हुई है उनकी ओर से भी। देखिए, वीसी इस मामले में, वीसी नहीं बल्कि दूसरे जो भी जो यूनिवर्सिटी से जुड़े अधिकारी है, इस मामले को लीपापोती करने में जुटे हुए। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अभी तक पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये पेपर वहां से आउट हुआ और इस मामले में इन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कोई पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पेपर जब 3:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, वो पेपर पहले से सोशल मीडिया ग्रुप पे पहुंच गया और उन वीसी के पास भी पहुंच गया, उन तमाम अधिकारियों के पास पहुंच गया। तो फिर अब उसमें जांच कितनी जल्दी की जानी चाहिए, किन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इस मामले में जल्दी से एक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 5 से 8 हजार है वो वायरल होने लग रहा है। क्या साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी इसमें कि आखिर ये वायरल कहां से हुआ है, किसने इसे पोस्ट किया, कहां से ये शुरुआत हुई? देखिए, उससे पहले भी कई दावे किए जाते हैं। अब तो हो सकता है साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से उन तमाम पहलुओं पर, तमाम तथ्यों पर जांच की जाएगी, हो सकता है उन आरोपियों तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर पेपर लीक प्रकरण के जो तमाम मामले बढ़ रहे हैं, ये प्रकरण लगातार बढ़ने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? समय रहते पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने का जो दावा किया जाता है वो कितना सच होता है? ये तमाम दावे उस समय फेल हो जाते हैं जब लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। और कोचिंग नगरी प्रदेश से कुछ जुदा है दूसरे जिलों से, क्योंकि आरटीयू का एक प्रकरण आ गया, उसमें अस्पत मांगने के बाद पेपर लीक का भी मामला आ गया। और अब वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी जो देश में एक अलग पहचान बनाता और कोटा में उसका जो मुख्यालय है, वहां भी अब पेपर लीक की जब मामला सामने आने के बाद निश्चित रूप से हड़कंप मचना लाजमी। फिलहाल ये कहा जा सकता कि जांच कितनी आगे बढ़ेगी, कितनी दिन में ये जांच जो पूरी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, ये जांच जब आगे बढ़ेगी तब पता चल सकेगा कि आखिर चूक कहां हुई। लेकिन क्योंकि हिंदी साहित्य का पेपर आउट हुआ है, तो ओम प्रकाश इसमें बहुत ज्यादा लोग तो शामिल होंगे नहीं, चुनिंदा लोग होंगे जो पेपर बनाते होंगे, जो रखते होंगे। तो क्या आज इस पूरे मामले को लेकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी? ये जो कमेटी गठित की गई है वो उनसे पूछताछ करेगी इस मामले को लेकर? देखिए, कमेटी जो गठित की गई है उनका मुख्य अभी ध्यान या जो जांच का विषय कहा जा सकता है वो जोधपुर के उन इलाके में है जहां पेपर लीक होने की सूचना वायरल हुई थी और उन इलाकों में ही सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल हुआ था। उन इलाकों में जांच की जाएगी और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि जो 115 केंद्र हैं उनमें से 65 केंद्र जोधपुर इलाके में बताए जा रहे हैं, जोधपुर अंचल में बताए जा रहे हैं और वहीं वायरल हुआ है। उसके बाद अब जांच वहां बढ़ेगी और जो स्टूडेंट की बात कही जाए, करीब 5 से 8 हजार स्टूडेंट इसमें पंजीकृत हैं। कितने लोगों ने, कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी, लेकिन उनके भविष्य को लेकर संशय बना रहता है कि आखिर तमाम तरह की तैयारियां की जाती है, पढ़ाई की जाती है और लगातार जब पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही है उनके बावजूद भी इस तरह की जो बार पेपर आउट हो रहे हैं और इसे लेकर डिटेल जांच भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई है। फरार आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया गया है। दोनों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने इनाम घोषित किया है और कोशिश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये देरी क्यों की गई, उन्हें भागने का मौका क्यों दिया गया। हालांकि लगातार पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है उनके ठिकानों पर और इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी दबिश दी जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि जब ये दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे तो और भी खुलासे संभव है।
और सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाई वोल्टेज करंट लगने से डांसर की मौत हो गई है। घर की छत पर ये डांसर बाल सुखा रही थी और इसी दौरान करंट की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। शिवगंज के सरस्वती नगर मोहल्ले की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस घर की जहां पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये डांसर घर पर छत पर बाल सुखा रही थी और इसी दौरान करंट की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। सहयोगी प्रतीक सोलंकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये हादसा कैसे हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये शिवगंज के सरस्वती नगर के मोहल्ले का जो है मामला है। यहाँ पर एक डांसर जो था, जो शादी ब्याह में जो है वो डांस का काम करता था और उसके ऊपर जो हाई वोल्टेज की जो लाइनें जा रही थी वहां पर जो बाल सुखा रहा था, जिससे उसके करंट जो है उसके बालों में होता हुआ सीधे उसके शरीर में गया। उसका झटका लगने के बाद सीधा वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद में जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल प्रशासन ने जो है वहां पर जो उसको मृत घोषित कर दिया। तो बताया जा रहा है कि इसको हाई वोल्टेज जो लाइन को भी हटाने के लिए गली मोहल्ले वालों ने लगातार जो विद्युत विभाग व कई प्रशासनिक अधिकारियों को जो है पहले भी अर्जी दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं होने के कारण जो है ऐसा जो है आप जो बोल रहे हैं कि पहले भी अर्जी दी जा चुकी थी, कई बार कंप्लेंट्स किए गए, तो ये तो बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की ओर से। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो ये जब आवासीय कॉलोनी बनने के बाद भी जो यहाँ पर हाई वोल्टेज लाइन को जो है हटाया नहीं गया, तो पिछले 3 बार जो है 6-6 महीने के अंतराल में जो है विद्युत विभाग को जो है इसकी अर्जी दी गई थी। इसके बाद में इसको जिला कलेक्टर को भी इस मामले में अवगत कराया था, लेकिन किसी प्रकार की सूद नहीं ली, जिसके कारण ये हादसे का शिकार होना पड़ा इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है और कम से कम अब बिजली विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जवाबदेही भी बनती है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और टोंक जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टोडी गांव में युवक ने आत्महत्या कर ली। आज सुबह 5 बजे पेड़ पर शव लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंचे टोडी चौकी प्रभारी ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सुसाइड के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है। लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर आत्महत्या के पीछे क्या कुछ वजह रही। आज सुबह 5 बजे शव जो था वो पेड़ पर लटका हुआ मिला है। टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टोडी गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। आज सुबह 5 बजे किसी ने शव को पेड़ पर लटका हुआ देखा और इसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मौके पर टोडी चौकी प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम के बाद शायद कुछ पता चल सकेगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वजह क्या रही। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में नंबर बढ़ाने के एवज में छात्राओं से अस्मत की डिमांड करने वाले डर्टी प्रोफेसर से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहीं आज पीड़िता छात्रा का बयान कोर्ट में दर्ज करवाए जाएंगे। पिछले दिनों एक और अन्य छात्रा ने दादाबाड़ी थाने में परीक्षा में पास करने के एवज में अस्मत मांगने और परेशान करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। आज अलग अलग मामलों में एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में कई और लोगों से भी पूछताछ करेगी। आरोपी डर्टी प्रोफेसर न केवल कई स्टूडेंट्स का कैरियर खराब कर चुका है, बल्कि कई शिक्षकों का प्रमोशन भी रुकवा चुका है। हालांकि करीब 2 दर्जन शिक्षकों सहित स्टाफ के अन्य लोगों की टीम ने इस डर्टी प्रोफेसर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया था। एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। डर्टी प्रोफेसर के गुनाहों की सूची अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब पूछताछ की जाएगी यूनिवर्सिटी के सभी लोगों से। अर्पित अग्रवाल है और एक छात्रा है, इनको गिरफ्तार किया गया था, तो न्यायिक परीक्षा में चल रहे हैं। दूसरे प्रकरण में भी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और ये प्रकरण दर्ज हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के द्वारा। उस संबंध में भी अभी अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इसमें दादाबाड़ी थाने पर 3 एफआईआर दर्ज हुई है और एक प्रकरण जो पुराना था उसको रीओपन किया गया है और एक आरकेपुरम थाने पर। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्योंकि कहीं न कहीं से बहुत सारे लोग इसका साथ देते थे, तो आज जब टीम पूछताछ के लिए पहुंचेगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। क्या कुछ जानकारी, कब तक ये टीम पहुंचेगी और किससे किससे पूछताछ की जाएगी? देखिए,
आरटीओ में अस्वत मांगने के मामले में न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे और यही होता जा रहा है। 6 आरोपी नामजद हो चुके हैं, 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है, 3 एसआईटी की शिकंजे में जल्द ही फंसने वाले हैं, जिसमें एक प्रोफेसर, एक महिला सहित एक अन्य व्यक्ति है। तो ये कहा जा सकता है कि अब तमाम उन लोगों से पूछताछ की जाएगी जो इनसे जुड़े हुए थे। हालांकि एक प्रोफेसर जो राजीव गुप्ता का नाम आ रहा है, उनके गुनाह लगभग इसी तरह के बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक महिला संविदा कर्मी ने मामला दर्ज करवाया था, एक छात्रा ने भी उनके गुनाहों का खाका तैयार करने में काफी एसआईटी की टीम की मदद की थी। और लगातार अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आज की अपडेट ये बता दें कि आज जो एक अन्य पीड़ित छात्रा थी, उनके कोर्ट में बयान दर्ज होने हैं। एक छात्रा ने पहले ही बहुत पहले मामला दर्ज करवा दिया था, जबकि दूसरी जो छात्रा आई थी उसके आज कोर्ट में बयान होंगे। वही जो एक आरोपी छात्रा है ईशा यादव, जिनको कोटा की सेंट्रल जेल में भिजवा दिया गया था, उनकी जमानत अर्जी पर जो आदेश आना था वो आज कोर्ट आदेश करेगा। अब जमानत मिलेगी या जेल में ही रहना पड़ेगा, ये थोड़ी देर बाद में जब कोर्ट का उस अर्जी पर फैसला आएगा तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना कहा जा सकता है, जब कोर्ट का फैसला सामने आएगा तो वो भी अहम होगा, उसे भी हम बताएंगे। लेकिन अभी एसआईटी के रडार पर कौन कौन है ओम प्रकाश यूनिवर्सिटी में, और टीम कब तक वहां पर पहुंच सकती है छानबीन के लिए, पूछताछ के लिए? दोपहर के आसपास वहां फिर से पहुंचेगी और न केवल वहां के लेक्चरर सहित अन्य जो स्टाफ है उनसे, बल्कि स्टूडेंट से भी लगातार पूछताछ करेगी। और इसमें न केवल लेक्चरर कोई शिकंजे में आ सकते हैं, बल्कि स्टूडेंट भी। आज की पूछताछ के बाद और क्या कुछ खुलासे होते हैं पूरे मामले पर, आप नजर बनाए रखिएगा। ओम प्रकाश, अपडेट मिलते ही आपके पास आएंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घड़साना में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। घड़साना अनूपगढ़ मार्ग पर कई वाहन आपस में टकरा गए। घने कोहरे की वजह से डंपर बस की भिड़ंत हुई। बस के पीछे पीछे अन्य कई वाहन भी भिड़ते चले गए। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही और इसी की वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, लोगों को दिखाई नहीं दिया और इसके बाद एक एक कर कई वाहन आपस में टकराते चले गए। अशोक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, चूंकि आज श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से, और वही उसी का असर देखने को मिला कि काफी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। और इसी दौरान घड़साना अनूपगढ़ मार्ग पर, जो कि अनूपगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, 6B के पास में ओवरटेक करने के दौरान एक निजी बस जो कि यात्रियों को लेकर अनूपगढ़ से घड़साना की तरफ जा रही थी, वो सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। जैसे ही दोनों वाहनों के बीच में टक्कर हुई, बस के पीछे पीछे आने वाले वाहन भी उस बस से जा भिड़े। हालांकि गनीमत ये रही कि पूरे हादसे के दौरान जो ट्रक चालक है उसको जरूर मामूली चोट आई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई अन्य किसी यात्री को कोई भी चोट नहीं पहुंची है। जी, ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं अशोक कि कोई जनहानि नहीं हुई इस हादसे में। लेकिन अभी मौके पर क्या स्थिति है? क्या सभी गाड़ियों को हटा दिया गया है रास्ते से? देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को साइड में कराने के बाद में यातायात सुचारू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ट्रक चालक था तेजराम, वो मामूली रूप से घायल हुआ था, उसको भी फिलहाल अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वो भी बिल्कुल खतरे से बाहर है, बहुत मामूली चोटों से पहुंची है। और पूरे हादसे के बाद सबसे खास बात ये रही प्रियंका की इस बड़े हादसे होने के बावजूद भी किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं आई है सामने। बिल्कुल अशोक, लेकिन ठंड में अक्सर इस तरीके की तस्वीरें और हादसे सामने आते रहते हैं जब वाहन आपस में टकराते चले जाते हैं। क्या पुलिस की ओर से कोई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हो या कोई ऐसी जानकारी दी जा रही हो जिससे कि इस तरीके के हादसे ना हो, लोग लिमिट में स्पीड लिमिट का ख्याल रखें वाहन चलाते वक्त? देखिए, पिछले काफी समय से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के उत्तरी इलाके में कोहरे का काफी असर देखा जा रहा है। न केवल पुलिस बल्कि न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा था कि आप कोहरे के दौरान कम रफ्तार में गाड़ी चलाएं और अपनी हेडलाइट या फॉगलाइट का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करें। रही बात पुलिस की, तो पुलिस ने भी स्थानीय स्तर पर कई वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाए ताकि रात के दौरान और खासतौर से कोहरे के दौरान यदि किसी भी तरह की गुंजाइश हो तो उसको टाला जा सके। बिल्कुल अशोक, लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ठंड में अक्सर जब फॉग होता है तो इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और कई बार जान माल का भी नुकसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।